नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं मित्रों। तो इसी मॉडल टेस्ट पेपरों की सीरीज़ में अब तक हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान के 8 मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किए हैं और साथ ही ध्येय IAS संस्थान और संस्कृति IAS संस्थान के भी पेपर सॉल्व किए जा रहे हैं। तो मित्रों, आपको सभी प्रतिष्ठित संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर एक ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने मित्रों के बीच। इसके अलावा हमारे चैनल के माध्यम से हम लोगों ने एक कार्यक्रम भी शुरू किया है, क्विक रिवीजन कार्यक्रम फॉर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए, जो कि हिस्ट्री का एक पुनरावलोकन दे रहा है, जिसमें इतिहास के वो सारे फैक्ट्स बताए जा रहे हैं जो आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मित्रों, आप लोग इन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मित्रों को ज़रूर दिखाइए। और इसके साथ ही आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो UPPCS का टेस्ट संख्या 9 है, जो सामान्य अध्ययन पहला पेपर है दृष्टि IAS संस्थान का। चलिए मित्रों, तो देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई है? ठीक है, तो ज़रा इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला है 44वां संविधान संशोधन, दूसरा है 41वां संविधान संशोधन और सी है आपका 42वां संविधान संशोधन और डी है 43वां संविधान संशोधन। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें 40वें संविधान संशोधन की मित्रों, तो 40वें संविधान संशोधन के अंतर्गत विशेष इकोनॉमिक जोन यानी EEZ की बारे में बात की गई है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया गया है। ऐसे क्षेत्र जिन्हें संसद कभी भी विशेष आर्थिक क्षेत्र की कैटेगरी में डिफाइन कर सकती है, इसके बारे में हमें किस अधिनियम में बताया, किस संशोधन की ताकत दी गई है संसद को? ये ताकत दी गई थी 40वें संविधान संशोधन से। 41वें संविधान संशोधन की अगर हम बात करें तो 41वां संविधान संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 41वें संविधान संशोधन से 60 से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? 62 कर दी थी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं ये संशोधन कब हुए थे, तो मित्रों 40वां हुआ था 1976 में, ऐसे ही 41वां भी 1976 में, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 41वां। 42वां संविधान संशोधन वेल नोन है, आप सब लोग जानते हैं। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है, जिसमें भारत के संविधान में प्रस्तावना में भी परिवर्तन किया गया था, DPSP में भी परिवर्तन किया गया था और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ी गई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई थी, इसीलिए इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। काफ़ी व्यापक तौर पर 42वें संविधान संशोधन में मित्रों क्या किया गया था? चेंज किया गया था। यहीं पर अगर हम 43वां संविधान संशोधन की बात करें तो 43वें संविधान संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के तहत न्यायिक समीक्षा और रिट जारी करने का अधिकार बरकरार रखा गया था, यानी यहाँ से रिट जारी करने का अधिकार बरकरार रखा गया था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था वो राज्य लोक सेवा की आयु से संबंधित था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या कह रहा है 2? निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लिखित है? पहला दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, दूसरा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, तीसरा औषधियों और विष, चौथा कृषि स्रोतों से आय पर कर। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन कौन से समवर्ती सूची के विषय हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी 7वें शेड्यूल में कार्यों को बंटवारा किया गया है, यानी एक ऐसी लिस्ट तैयार की गई है जिसमें सेंट्रल लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है, यानी संघ सूची है, समवर्ती सूची है और राज्य सूची है, जिसमें सभी के कार्य बताए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं कि कौन से कार्य केंद्र सरकार करेगी, कौन से कार्य राज्य सरकार करेगी। ठीक है, छुट्टियाँ दी
कौन सी सरकार, राज्य सरकार करेगी। ठीक है, तो यहीं पर अगर हम देखें दिवाला और समवर्ती सूची, वो सूची देखो, संघ सूची, 3 सूचियां थीं। एक आपकी संघ सूची थी जिसमें सारे कार्य केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाएंगे कानून। ठीक है, फिर आपकी राज्य सूची थी जिसमें वो विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को था, और एक समवर्ती सूची थी जिसमें कानून बनाने का अधिकार सेंटर और स्टेट दोनों का था, और यदि कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका अधिकार सेंटर का कानून निरस्त हो जाएगा, स्टेट का कानून निरस्त हो जाएगा और सेंटर का कानून चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, ये समवर्ती सूची में बताया गया है। दूसरा, पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, ये भी समवर्ती सूची में बताया गया है। तो हम लोग देख रहे थे निम्नलिखित विषयों में कौन सा विषय संविधान के, तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात चल रही थी। तो वो विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाएगा वो ये दोनों विषय हैं तीनों। ठीक है, जबकि ये जो विषय दिया गया है वो आपका स्टेट लिस्ट का विषय है, यानी कृषि पर आयकर लगाने का अधिकार स्टेट का है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन सही होगा? ए में 1 2 हैं, बी में 1 4 हैं, सी में 1 2 3 हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4.3 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन से विशेष प्रावधान वाले राज्य भारतीय संविधान का अनुच्छेद सही सुमेलित है? यानी भारत में कुछ राज्यों को विशेष प्रोविज़न दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा राज्य को जो मूल अधिकार दिए गए हैं या राज्य से संबंधित जो हैं, कौन सा सुमेलित सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें नागालैंड, तो नागालैंड के लिए विशेष अनुबंध 371 बी के नहीं बल्कि 371 ए के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें मणिपुर की, तो 371 सी के अंतर्गत है। आंध्र प्रदेश के बारे में बात करें विशेष प्रोविज़न 371 डी के अंतर्गत है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करें 371 एच के अंतर्गत है। और ऐसे ही अन्य राज्यों के बारे में बात कर लें, जैसे आपका असम हो गया, यहीं पर असम भी देख लो मित्रों। असम की अगर हम बात करें तो ये है 371 बी के अंतर्गत। ठीक है, तो आप यहाँ पर समझ जाएंगे। गोवा की अगर यहीं पर बात कर लें, विशेष अधिकार दिया गया है गोवा को 371 आई के अंतर्गत। ठीक है, ऐसे ही कर्नाटक की अगर हम बात कर रहे हैं तो कर्नाटक को दिया गया है 371 जे के अंतर्गत विशेष दर्जा। तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये सही सुमेलित नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या कह रहा है 4? इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से चार्टर अधिनियम 1833 के संदर्भ में सही हैं? ऑप्शन ए, इसने बम्बई और मद्रास के गवर्नरों की विधायी शक्तियाँ समाप्त कर दी थीं। 1833 बम्बई और मद्रास। ओके। दूसरा, इसने एक वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियाँ समाप्त कर दी थीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो चार्टर अधिनियम 1833 था जिसके अंतर्गत व्यापक परिवर्तन किए गए थे और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर यदि बात करें और उसके अधीन मद्रास के विधायी शक्तियों को, गवर्नरों को समाप्त कर दी गई थी, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ऐसे ही इसने वाणिज्यिक संस्था के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी दोनों बातें क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 1 और 2, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 पर। यहीं पर एक बात और बता दें, इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बनाए गए थे वो कौन बने थे? वो बने थे विलियम बेंटिक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने भारत के संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा का गठन का आह्वान कब किया? वर्ष 1934 में, वर्ष 1935 में, वर्ष 1938 में या वर्ष 1940 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर हम बात करें तो संविधान को तैयार करने के लिए औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का आह्वान कब किया था? तो संविधान सभा के गठन का आह्वान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया था एम.एन. रॉय के कहने पर। ठीक है, ये किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, क्योंकि बता दूं कि भारतीय संविधान के संविधान सभा के बारे में सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक असेंबली होना परम आवश्यक है। तो उन्हीं एम.एन. रॉय के अनुसार भारत में जो संविधान सभा का पहला बिगुल उठा था वो 1935 में बात औपचारिक रूप से शुरू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? ये दिया गया है कि आपके संविधान की जो विशेषताएं हैं वो किससे हमने क्या लिया है। तो सबसे पहले द्विसदनात्मक विशेषता है, राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, मौलिक कर्तव्य हैं, संविधान संशोधन हैं। तो द्विसदनात्मक विशेषताओं के बारे में बात करें तो वो हमने ब्रिटेन से लिया है। संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन से। राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से लिए? आयरलैंड से। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो हमने ये रूस से कॉपी किए हैं। और जबकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है। यानी हमारा ऑप्शन बनेगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी 1 2 4 3 ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार मिलान कर लीजिए आप लोग भी। ठीक है, ब्रिटेन से केवल अगर हम यही बात कर लें कि ब्रिटेन से केवल हमने संसदीय व्यवस्था नहीं ली, ब्रिटेन से हमने राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की जो उपयोगिता है या राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं या राष्ट्रपति की जो पावर है या राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में जो राष्ट्रपति है वो हमने ब्रिटेन की महारानी के अनुसार या ब्रिटेन के राजा के अनुसार लिया है। ऐसे ही अगर हम बात करें दोहरी नागरिकता के बारे में तो वो भी हमने ब्रिटेन से ही ली है। ऐसे ही अगर हम बात करें एकल नागरिकता के बारे में वो ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करें वो ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से लिए हैं, द्विसदनात्मक व्यवस्था ब्रिटेन से ली है। तो ब्रिटेन का काफ़ी महत्व है हमारे यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? इसे समझते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में किसकी परिलब्धि भत्तों, विशेषाधिकारों और के संबंध में प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन एक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और लोकसभा अध्यक्ष या वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो यदि हम यहाँ पे बात करें जो आपकी दूसरी अनुसूची है जिसमें वेतन और भत्तों की बात की गई है, उनमें वेतन भत्ते बात किए गए हैं किसके? भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते, हाई कोर्ट के वेतन भत्ते, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते, सभापति के वेतन भत्ते, राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों के सभापति के वेतन भत्ते। ठीक है, CAG के वेतन, राष्ट्रपति का वेतन, राज्यपाल का वेतन भत्ते। तो ये सब बातें की गई हैं। वित्त आयोग के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो 1 2 3 सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पे दिए गए हैं, इनके अलावा की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो प्रेसिडेंट है उसको वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अंतर्गत, राज्यपाल है उसको वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अंतर्गत, राज्य विधानसभाओं के, राज्य विधान परिषदों के सभापतियों को वेतन भत्ते दूसरी अनुसूची के अंतर्गत, CAG के अध्यक्ष जो CAG का प्रमुख होता है उसको वेतन भत्ते इसी के अंतर्गत दिए जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखना मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में कौन सा नगर पालिकाओं की शक्तियों, विशेषाधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है? वित्तीय अनुसूचियों में कौन सा नगर पालिकाओं? तो ये आप जानते हैं नगर पालिकाओं के बारे में हमारे 74वें संविधान संशोधन 1993 के अंतर्गत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 7वीं अनुसूची में तो ये 12वीं अनुसूची में, ओके, 11वीं अनुसूची में या 9वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर यदि हम सबका कार्य बता दें तो ये जो है 7वीं अनुसूची ये पावर के बारे में बात करती है, यानी शक्तियों का बंटवारा के बारे में बात करती है। ठीक है, 11वीं अनुसूची की बात करें
तो ग्राम पंचायत के गठन के बारे में बात की है इसने। किसके बारे में बात की है? ग्राम पंचायत के गठन के बारे में मित्रों। ऐसे ही 9वीं अनुसूची की अगर हम मित्रों बात करें तो 9वीं अनुसूची जो है वो क्या किया गया है? भूमि सुधार के संबंधित बारे में बताया गया है। 12वीं अनुसूची के बारे में बात करें तो ये नगर पालिका के बारे में बताई है। किसके बारे में बताया है? नगर पालिका में, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित राज्यों में पर विचार कीजिए और उन्हें गठन के कालक्रम के अनुसार बताइए। तो यहाँ पर यदि हम इनके गठन के बारे में बात करें तो कौन से गठन किसका कब हुआ है इसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन के गठन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो महाराष्ट्र दिया गया है ये मित्रों 1956 के दशक में, यानी 60 के दशक में इसका बनाया गया था और वो भी भाषाई आधार पर बना था। गुजराती और मराठी यानी बॉम्बे को डिवाइड करके मराठे यानी मराठाओं के लिए महाराष्ट्र का गठन किया गया और ये बना था आपका 1960 में। कब बना था? 1960 में इसका गठन किया गया था। ठीक है। गुजरात को 15वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई। नागालैंड के बारे में यदि हम बात करें तो ये आपका 1961 में गठित किया गया था और इसे 1961 में असम से अलग करके 16वें राज्य के रूप में बताया गया था। ठीक है। झारखंड के बारे में यदि हम बात करें तो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड ये आपके 2000 में बने थे। कब बने थे? 2000 में बने थे। ऐसे ही हम तेलंगाना के बारे में बात करें तो ये आपका गठन हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013। तेलंगाना 2014 के तौर पर आप इसे देख सकते हैं और 29वें राज्य के रूप में बना था। ठीक। तो आपका बनेगा 1 2 4 3 1 2 4 3, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन मित्रों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 10? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रिट्स के संबंध में सही नहीं है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 226 सभी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करता है। ठीक है। ये भी बात क्या है मित्रों? सही है। दूसरी, वर्ष 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास रिट जारी करने की शक्ति थी। बिल्कुल बात सही है। केवल बॉम्बे, मद्रास और उनके पास ही थी। उसके बाद सभी हाई कोर्टों को ये दर्जा दिया गया था। उच्च न्यायालय पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें, उच्च न्यायालय को ये अधिकार नहीं दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति और सरकार के विरुद्ध राज्य रिट जारी करें। ये अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है, यानी ये बात जो है वो गलत है और ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से वाद का मूल संरचना के संबंध तत्व से सही नहीं है? यानी ये बताना है कौन सा वाद सही नहीं है मित्रों। ठीक है। तो देखते हैं। केशवानंद भारती मामला भारत की संप्रभुता और एकता से संबंधित, मिनर्वा मिल्स मामला न्यायिक समीक्षा से संबंधित, इंदिरा साहनी का मामला न्यायपालिका की स्वतंत्रता, एस.आर. बोम्मई पंथ निरपेक्षता से संबंधित। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, केशवानंद भारती जो है वो आपका भारत की संप्रभुता और एकता यानी संविधान की सर्वोच्चता, ये जो भारत के मूल तत्व हैं वो सब इसने डिफाइन किए, यानी ये चीज़ भी इस पर एप्लीकेबल रहेगी। मिनर्वा मिल्स के बारे में बात करें तो मिनर्वा मिल्स जो थी संविधान संशोधन करने में संसद की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, और ये भी बात बिल्कुल सही है। इंदिरा साहनी के बारे में बात करें तो ओबीसी या कानून के शासन के बारे में बात की गई थी। इसमें किसके बारे में बात की गई थी? कानून के शासन। ये जो है यहाँ पर
कानून का शासन के बारे में बात की गई थी, न कि इसके बारे में। तो यही हमारा सही नहीं है। और SR बोम्मई पंथ निरपेक्ष संघवाद और लोकतंत्र के बारे में बात की गई, तो C हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में सही है? आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है। प्रधानमंत्री की सलाह के पश्चात ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सी बात सही है। आंतरिक अशांति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार होता है। तो यदि हम यहाँ पे बात करें, जो यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन से बदल दिया गया है और राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, और ये अब आंतरिक अशांति नहीं रहा है, यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह हो गया है। क्या हो गया है? सशस्त्र विद्रोह अगर कहीं हो रहा होगा भारत में, तो राष्ट्रपति इसके लिए करता है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं करेगा, ये भी बात बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, बल्कि मंत्रिमंडल, क्या मंत्रिमंडल की लिखित अनुशंसा के बाद ही इसको कर पाएगा। तो ये भी बात क्या है? बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस संस्था निकाय का अध्यक्ष नहीं होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, नीति आयोग, भारतीय गुणवत्ता परिषद का। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और नीति आयोग, इन तीनों का ही क्या होता है? अध्यक्ष होता है। जबकि वो अध्यक्ष भारतीय गुणवत्ता परिषद की अगर हम बात करें, इसका अध्यक्ष नहीं होता है। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद का अध्यक्ष की अगर हम बात करें, इसका अध्यक्ष मंत्रिमंडल के निर्णय के माध्यम से परमाणु राष्ट्रीय निकाय 97 में इसका गठन किया गया था, और ये स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, एसोचैम, CII, फाउंडेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स इंडस्ट्री इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? भारत का राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या भारत के प्रधानमंत्री। तो यदि कभी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देने का पड़ जाए, तो वो अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, यानी भारत के उपराष्ट्रपति को ही भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में निम्नलिखित में कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है? एक स्थगन प्रस्ताव, बी निंदा प्रस्ताव, सी कटौती प्रस्ताव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर कौन सा प्रस्ताव पेश किया जाता है, इसके बारे में जो बात की जाती है उसको ज़रा देखते हैं। तत्काल सार्वजनिक महत्व के एक निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए लोकसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा? तो लोकसभा में जो प्रस्ताव चल रहा होता है या जिस पर बात चल रही होती है, उसे स्थगित करके लोक महत्व के प्रस्ताव पर बात की जाती है। ये प्रस्ताव होता है स्थगन प्रस्ताव। क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव की अगर बात करें, तो मंत्री अथवा मंत्री समूह के विरुद्ध प्रस्तुत किया जाता है। कटौती प्रस्ताव के बारे में लोकसभा सदस्यों में निहित विशेष अधिकार में जो अनुदान की मांग की जाती है, उसको काटने के लिए प्रस्ताव आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्या कह रहा है 16? उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में सही है?
पहला, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का कार्यकाल निर्धारित नहीं है। दूसरा, भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है। निम्न संविधान में अब बताना है कौन सा कोड सही है इसमें। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निर्धारित नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल भारतीय संविधान में न्यायाधीश में कार्यरत या नहीं है। बात यह है कि वह 65 वर्ष की आयु के पश्चात पद पर बना रहता है और उसकी उम्र में किसी भी प्रकार का निर्धारण संसद द्वारा निर्धारित तरीके से प्राधिकार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहली बात बिल्कुल सही है, यानी उसकी आयु, न्यूनतम आयु के संबंध में कोई निर्धारण नहीं है। भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ ग्रहण कराता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्या कह रहा है 17, देखते हैं। निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उनके कालक्रम के अनुसार स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी समिति कब बनी थी, तो सबसे पहले बात करते हैं अशोक मेहता समिति की। किस समिति की? अशोक मेहता समिति की। तो अशोक मेहता समिति जो बनाई गई थी और जिसने सिफारिश की थी कि पंचायत जो हो वो 2 स्तरीय हो और इसका गठन क्या हो 1977 में किया गया था। और इसने क्या बताया था? जिला परिषद और मंडल पंचायत, यही 2 स्तर होने चाहिए, मंडल पंचायत होनी चाहिए। बलवंत राय मेहता 1967 में बनी थी और इन्होंने 3 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर, यानी ग्राम स्तर पर, ठीक है, पंचायत ब्लॉक स्तर पर और तीसरा आपका होगा किस स्तर पर? जिला स्तर पर, या पंचायत, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर। ठीक है, ये 3 बताए थे उन्होंने अपने स्तर। LM सिंघवी के बारे में यदि हम बात करें तो ये बनाई गई थी 1986 में। कब बनाई गई थी? 1986 में। और इसने पंचायतों को सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय समाधान प्रस्तुत किया था। वित्तीय समाधान। GK राव समिति के बारे में बात करें तो ये बनाई गई थी 1985 में और इसमें जो निर्माण में जिले के मूलभूत इकाई बनाने और जिले में नियमित चुनाव कराने की सिफारिश की थी। मूलभूत इकाई बनाने और नियमित चुनाव कराने की बात की गई थी। नियमित चुनाव कराने की बात यहाँ पर की गई थी। तो यहाँ पर यदि आप देखते हैं तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता 2 नंबर, उसके बाद अशोक मेहता पहला नंबर, उसके बाद GK राव समिति 85 में GK राव समिति आपका चौथा नंबर और तीसरा 2143 यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्या कह रहा है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है? संशोधित किया जा सकता है साधारण बहुमत से, यानी इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो साधारण बहुमत से क्या क्या किया जा सकता है उसके बारे में चर्चा की जा रही है। तो देखते हैं, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना ये साधारण बहुमत से कर सकती है संसद, कोई दिक्कत नहीं है। संसद में कार्य साधक संख्या, ये भी कोरम पूर्ति होती, ये भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। राजभाषा का प्रयोग, ये भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, ये भी साधारण बहुमत से किया जा सकता है। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें कि चारों कार्य जो हैं वो साधारण बहुमत द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम विशेष बहुमत के बारे में बात करें तो 368 के दायरे के बाहर
368 के दायरे में जो परिवर्तन किए जाएंगे वो हमें विशेष बहुमत के लिए चाहिए, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में सही है। पहला, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त का एक नया पद सृजन किया गया था। दूसरा, इसने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों की विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया था। तो यहाँ पर यदि हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, तो यहाँ पर लंदन में एक भारत उच्चायुक्त का एक नया पद स्थापित किया गया था, ये बात बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ पे प्रांतीय स्तर पर बात करें तो प्रांतीय स्तरों पर दोनों परिषदों में विचारात्मक कार्यों का विस्तार किया गया था, केंद्रीय और प्रांतीय। तो केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर दोनों परिषदों में विचार नहीं किया गया था, यानी विस्तार नहीं किया गया था। ये विस्तार जो हुआ था मित्रों, ये मार्ली मिंटो रिफॉर्म में विस्तार किया गया था और सदस्य संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, इसमें नहीं किया गया था। हाँ, इसमें द्विसदनीय व्यवस्था जरूर कर दी गई थी, स्टेट लेवल पर द्विसदनीय व्यवस्था थी। तो ये जो व्यवस्था है ये गलत है, यानी एक ही सही ऑप्शन ए बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा लोक सेवा आयोग के सदस्य के निलंबन से संबंधित है। आर्टिकल 317, आर्टिकल 318, आर्टिकल 319 या आर्टिकल 320। तो अनुच्छेदों में कौन सा लोक सेवा के सदस्य निलंबित सदस्यों के संबंध में है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें आर्टिकल 317, 318, 319, 320, तो लोक सेवा आयोग के सदस्यों के निलंबन के संबंध में यदि हम बात करेंगे तो जो लोक सेवा के बारे में बात की जाती है वो 308 से स्टार्ट होके 323 तक चलती है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें जो 315 है वो क्या कह रहा है, इस पर देख लें, वो यूपीएससी और पीएससी के गठन के बारे में बात करता है। ठीक है, 316 में बात करें सदस्यों की नियुक्ति क्या है, सदस्यों की नियुक्ति और उनके पदावधि के बारे में बात की जाती है। ठीक है, 317 में अगर हम बात करें सदस्यों को हटाया जाना या उनको निलंबन, सदस्यों का निलंबन किस में उपस्थित है, वो 317 में होगा। तो ये रहा 317 आपका। 318 में अगर हम बात करें कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तें हैं, कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तें आपकी कहाँ पर मिलेंगी, 318 में मिलेंगी। 319 में बात करें तो आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने को प्रतिषेध, यानी सदस्य न रहने पर आप सदस्य न रहने पर पद छोड़ना पड़ेगा, पद को छोड़ने से संबंधित बात यहाँ पर की गई है। 320 में बताया गया है लोक सेवा के कार्य, यानी पीएससी के कार्य क्या होंगे, कार्यों के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर निलंबन संबंधी जो बात है वो 317 से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्या कह रहा है 21, इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टॉकहोम अभिसमय के संदर्भ में सही है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए एक वैश्विक संधि है। भारतवर्ष ने वर्ष 2006 में इसे अनुमोदित किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए न तो 1 ना ही 2, ऑप्शन बी दोनों 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 2 केवल 1। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए वैश्विक संधि की गई है ये स्टॉकहोम से संबंधित नहीं है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के जैविक प्रदूषणों को सुरक्षित करने के लिए संधि की गई है, ग्रीन हाउस से संबंधित नहीं है। भारत 2006 से इसे अनुमोदित किया है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। यानी एक स्टेटमेंट गलत और एक स्टेटमेंट क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्या कह रहा है 22 से समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई अपशिष्ट प्रदूषक स्रोत से सही सुमेलित नहीं है।
ऑप्शन ए कह रहा है लेड, ग्लास पैनल, ऑप्शन बी कैडमियम, इंफ्रारेड डिटेक्टर, सी पारा, थर्मास्टेट और डी बेरियम, मदरबोर्ड। तो ई अपशिष्ट के बारे में बताया जा रहा है, कहाँ से कौन सा अपशिष्ट निकलता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें लेड जो है वो कंप्यूटर के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, ये बताना है। लेड जो है ग्लास पैनल होता है, कंप्यूटर के मॉनिटर और ग्लास पैनल के अंतर्गत आता है, ये सही है। कैडमियम इंफ्रारेड डिटेक्टर के अंतर्गत सही है। पारा थर्मोस्टेट और बेरियम के बारे में बात करें, यह सीआरटी के अग्र पैनल में किया जाता है, न कि मदरबोर्ड में, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्या कह रहा है 23? निम्नलिखित गैसीय प्रदूषकों में से कौन सा क्षोभ मंडल में पाया जाता है? आयोजन, हाइड्रोजन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो क्षोभ मंडल में गैसीय प्रदूषक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो क्षोभ मंडल में पाया जाने वाला गैसीय प्रदूषक ओजोन भी है, हाइड्रोकार्बन भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी है और हाइड्रोजन सल्फाइड भी है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित राज्यों के स्थानीय नामों के युग्म बताइए। गोवा पवित्र उपवन है, तो यहाँ पर जरा देखना है कौन सा कहाँ पर है। तो गोवा में पवित्र उपवन देवराई है, ठीक है। झारखंड में सरना है। केरल में अगर हम बात करें तो केरल में आपका सारा काबू है। महाराष्ट्र में देवगुड़ी है, यानी 2 1 4 3 2 1 4 3, यानी ऑप्शन डी हमारा जो होगा वो सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्या है? 25 पर क्या कह रहा है 25? इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा ट्रैफिक के संदर्भ में सही है? यह जैव विविधता प्रदूषण संरक्षण और सतत विकास हेतु वन्य जीव के व्यापार की निगरानी करता है। इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। नीचे दिए गुण का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ट्रैफिक के संदर्भ में ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 25 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया था? ऑप्शन ए जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974 में ही गठन किया गया था, ये बात सही है। वायु प्रदूषण के बारे में यदि हम बात करें तो वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन किया गया था? तो जल प्रदूषण अधिनियम 1974 के तहत केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। बाकी और अगर इसके कार्य के बारे में बात करें तो इसका कार्य प्रदूषण की रोकथाम करना, नियंत्रण, उपशमन, ये सारी चीज़ें करना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में से कौन से हिमालयी याक के संदर्भ में सही है? भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक ब्यूरो प्राधिकरण FSSAI द्वारा इसे हाल ही में खाद्य उत्पादक पशु के रूप में अनुमोदित किया गया है। ये बात क्या है? बिल्कुल सही है। याक बोवाइन आदिम प्रजाति के पशुओं से संबंधित है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पे दोनों बातें सही हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 28। सूची 1 और सूची 2
सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए कौन सा पर्वत कहाँ पे है, इसको बताना है मित्रों, कौन सा पर्वत कहाँ पे है। तो माउंट किनाबालू के बारे में बात करें तो ये आपका मलेशिया में होगा। कहाँ पर होगा? मलेशिया में होगा। ठीक है। एलबुर्ज के बारे में बात करें तो बुर्ज खलीफा यानी ये ईरान में होगा। एकांगुआ के बारे में बात करें तो ये अर्जेंटीना में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा? अर्जेंटीना। किलिमंजारो के बारे में बात करें तो ये तंजानिया में होगा। कहाँ पे होगा? तंजानिया में होगा। यानी यहाँ पर अगर हम मिलाएं तो क्या मिलेगा? 2 4 1 और 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर, देखते हैं क्या कह रहा है 29। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा कोयला क्षेत्र भारतीय राज्य सही सुमेलित नहीं है? रंजीत घाटी सिक्किम, ललम मटिया झारखंड, करणपुरा तेलंगाना, रामपुर हिमगिरी उड़ीसा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही सुमेलित भारतीय राज्य में सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें रंजीत घाटी, ये आपकी सिक्किम में है, सही है। लाल मटिया झारखंड में है, बिल्कुल सही है। करणपुरा के बारे में यदि हम बात करें तो ये तेलंगाना में नहीं, ये कहाँ पर है? झारखंड में है। ये सही नहीं, यही आंसर होगा, क्योंकि ये भी बात सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन से लक्षद्वीप के संदर्भ में सही हैं? लक्षद्वीप में अवस्थित सभी द्वीप प्रवाल से बने हुए हैं। अमीन द्वीपी इसका सबसे दक्षिणी द्वीप है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे द्वीप प्रवाल से बने हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये प्रवाल द्वीप ही हैं। अमीनी द्वीपी सबसे दक्षिणी द्वीप है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? सही है होगा। अभी हालिया में लक्षद्वीप काफ़ी सुर्खियों में रहा है मित्रों, क्योंकि लक्षद्वीप जो निकटतम देश है मालदीव, उसके में हाल ही में चुनाव हुए हैं और जो राष्ट्रपति महोदय मोहम्मद युजनी जीते हैं तो वो प्रो चाइना हैं, और उसके अंतर्गत उन्होंने ये घोषणा की थी कि जैसे ही हम भारत जीतेंगे वैसे ही भारतीय सैनिकों जो वहाँ पर तैनात हैं उनकी सहायता के लिए ही, क्योंकि पूरे मालदीव की अगर आबादी की मित्रों बात करें तो 5 लाख आबादी है, तो वहाँ पे 5 लाख की आबादी पर भारतीय सैनिकों सुरक्षा के मद्देनज़र वहाँ पे तैनात हैं, और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पर भारत की उपस्थिति काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वहाँ के राष्ट्रपति ने भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध किया और कहा कि अपने सैनिकों को बुलाइए, और इसी के नाम पर वो वहाँ चुनाव भी जीते हैं, और इससे अनर्गल दुनिया की बातें भी उनके मंत्रियों वगैरह ने कही। तो इसी के तहत भारतीय सरकार ने या भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीयों ने लक्षद्वीप को एक ऐसे स्पॉट के रूप में यानी एक विकल्प के रूप में तैयार करने की बात कही है, और एक ऐसे पिकनिक स्पॉट जैसे मालदीव में हम लोग घूमने जाते हैं वैसे लक्षद्वीप को तैयार किया जा रहा है। और बात यह है कि मालदीव जाने के लिए किसी प्रकार की विशेष अनुमति या वीज़े की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोग सीधा स्वतः जा सकते हैं। तो ऐसे ही वहाँ न जाकर, और वहाँ की इकोनॉमी का 90% जो है वो पर्यटन पर ही भेज दो, और उस 90% में सबसे ज़्यादा योगदान भारतीयों का ही है। जब विकल्प के रूप में भारत में ही लक्षद्वीप होगा तो मालदीव की इकोनॉमी धराशायी हो सकती है। तो यही बात को देखते हुए मालदीव के सुर थोड़े नरम पड़े हैं, और अब उनकी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की जा रही, इसीलिए लक्षद्वीप सुर्खियों में रहा था। तो लक्षद्वीप से क्वेश्चन आने की अपार संभावना है मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारतीय मरुस्थल के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए, यह है अरावली श्रेणी के पश्चिमी छोर में स्थित है। इस क्षेत्र में 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। ठीक है, और भारतीय
लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र लंबी नदी है और ये सभी। तो मित्रों भारतीय मरुस्थल के संबंध में, ये अरावली के संबंध में ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं, नितांत हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। देखते हैं सोन नदी के निम्नलिखित में किस राज्य से होकर नहीं जाती है। सोन नदी के बारे में बात करें, गंगा की सहायक नदी के तौर पे जानते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, ये तीनों की तीनों राज्य सही हैं। झारखंड से होकर नहीं जाती, यही हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 और देखते हैं 33 में क्या है। झील हैं और राज्य हैं, तो आपको बताना है कौन सा राज्य किस झील के पास, कौन सा झील के पास है। बेम्बनाड उड़ीसा, चिल्का केरल, शिवाजी मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर महाराष्ट्र। तो यहाँ पर अगर हम बेम्बनाड झील के बारे में बात करें तो केरल में है। यहाँ पर चिल्का झील की बात करें तो उड़ीसा में है। शिवाजी नगर के बारे में बात करें या इंदिरा सागर के बारे में बात करें तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो मित्रों यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो देख लेते हैं 2 1 4 3। 2 1 4 3 यानी ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है 34, इसे समझते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सी गंगा नदी की बाईं ओर की सहायक नदी नहीं है। गंडक, गोमती, सोन और घाघरा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है गंगा की बाईं ओर से सहायक नदी, तो गंडक, गोमती, घाघरा ये बाईं ओर की हैं, जबकि सोन दाईं ओर से मिलती है। यमुना और सोन दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा जीडीपी अपस्फीति के संदर्भ में सही है। जीडीपी अपस्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए, यह वस्तुओं और सेवाओं की एक निश्चित टोकरी पर आधारित होती है। इसका उपयोग मुद्रास्फीति के माप के रूप में किया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा उत्तर सही है, तो यहाँ पर यदि हम बात करें अपस्फीति के संबंध में तो इसका उपयोग मुद्रास्फीति के माप में किया जाता है। ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है, इसका माप मुद्रास्फीति के तौर पर ही किया जाता है, ये सही। जबकि सेवा निश्चित टोकरी ये सही नहीं है, क्योंकि जीडीपी अपस्फीति के संदर्भ में ये बात बिल्कुल सही नहीं है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर है आपका 36। क्या कह रहा है 36, इसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का संकेतक है। बाल मृत्यु, विद्यालय की में उपस्थिति, स्वच्छता, रोजगार। नीचे दी गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 4, 1 2 3, 1 और 2, 3 और 4। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी। बाल मृत्यु, बाल विद्यालय उपस्थिति, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बाल मृत्यु दर है, विद्यालय में उपस्थिति है और स्वच्छता है। रोजगार बहुआयामी गरीबी का सूचकांक नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना की सिफारिश पर की गई थी। रंगराजन आयोग, सरकरिया आयोग, राजा चलैया समिति, पी.के. मोहंती समिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें सांख्यिकी आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, तो वो सिफारिश थी रंगराजन आयोग की। किसकी सिफारिश थी, रंगराजन आयोग की सिफारिश पर ये काम 2005 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। कब इन्होंने सिफारिश दी थी, 2005 में। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्या कह रहा है 38, ये एसडीजी लक्ष्य हैं जिसे हमको बताना है कौन सा लक्ष्य कब है। एसडीजी 5, 6, 7, 8, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, उपयुक्त आर्थिक विकास, लैंगिक समता, ठीक है, स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो ये बताने हैं मित्रों। तो अगर हम यहाँ पे 17 एसडी लक्ष्य हैं उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसडीजी 5 को। तो एसडीजी 5 जो है वो लैंगिक समानता के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है, लैंगिक समानता के बारे में बात करती है। ठीक है, एसडीजी 6 के बारे में बात करें तो ये स्वच्छ जल
एवं स्वच्छता के बारे में बात करती है। ठीक है, SDG 7 के बारे में बात करें, सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा के बारे में बात करती है। किसके बारे में? स्वच्छ एवं स्वस्थ ऊर्जा। SDG 8 के बारे में बात करें तो उपयुक्त कार्य और आर्थिक विकास के बारे में बात करती है। ठीक है, अब ऐसे ही जो और हैं, जैसे SDG 9 है वो उद्योग नवाचार इसके बारे में है। SDG 10 है असमानताओं में कमी लाने के लिए है, असमानताओं में कमी लाने के लिए है। SDG 11 है, अगर SDG 11 के बारे में बात करें तो SDG सतत शहर एवं समुदाय। ठीक है, तो सूची में अगर हम यहाँ पे मिलाएंगे तो मित्रों कौन सा क्या हो जाएगा? सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें तो SDG 5 3 4 7 3 4 1 2। ठीक है, 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 में कौन सा बनेगा? तो यहाँ देखते हैं कौन सा होगा 3 4 1 2 के अंतर्गत। तो 3 4 2 1 के अंतर्गत होगा 1 2 के ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 1944 में गांधीवादी योजना की शुरुआत की गई थी। श्रीमन नारायण अग्रवाल, MN रॉय, INR सरकार या घनश्याम बिरला? तो ये की गई थी श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी परियोजना आधारित थी? तो हैमर डोमर मॉडल पर जो परियोजना आधारित थी वो थी प्रथम पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या चौथी? तो ये थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट चलते हैं विस्तारित सुविधा कार्यक्रम किससे संबंधित है? विश्व बैंक, 1900 एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या भारतीय रिजर्व बैंक? तो विस्तारित निधि सुविधा है IMF की। तो IMF हमारा 1944 में बनाया गया था, जब 1930 में महामंदी का दौर था मित्रों। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्या कह रहा है? को निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मुद्रा बाजार से संदर्भ में सही है? शीघ्र अवधि द्रव्य कॉल मनी बाजार में धनराशि आमतौर पर 15 दिनों के लिए उधार ली जाती है या अथवा जुटाई जाती है। नोटिस मनी मार्केट में अंतर बैंक मुद्रा बाजार के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो सावधि द्रव्य मार्केट जो 15 दिनों के उधार अथवा जुटाई जाती है, बात गलत है। परिपक्व की अवधि 15 दिन है। ठीक है, नोटिस मनी मार्केट अंतरा बैंक ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों में से कौन से मुद्रा बाजार के विभिन्न लिखतों के संबंध में सही हैं? ट्रेजरी बिल प्रपत्र भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए वचन पत्र हैं। वाणिज्यिक प्रपत्रों में परिपक्व अवधि 15 दिन से 365 दिन तक हो सकती है। जमा प्रमाण पत्र मुद्रा बाजार के आरक्षित पारक्रम में वचनीय लिखित हैं। तो ये जो बातें सारी की सारी की गई हैं, ये बिल्कुल सारी बातें सही हैं। क्या हैं? सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य है? तो मौद्रिक नीति का संचालन बिल्कुल मॉनेटरी पॉलिसी RBI लाती है। विदेशी मुद्रा भंडार RBI के नियंत्रण में है। नई मुद्रा जारी करना RBI के नियंत्रण में है, जबकि बाह्य ऋण का प्रबंधन RBI नहीं करती है। आंतरिक ऋण की जरूर बात की जाती है। ऑप्शन A B हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय विकास बैंक की स्थापना 1988, 82, 96 और 95। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, आवास से संबंधित भारत का सबसे बड़ा बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक ही है, जिसकी स्थापना नेशनल हाउसिंग अधिनियम 1987 के अंतर्गत 9 जुलाई कब की गई थी? 9 जुलाई 1988 में की गई थी। नेक्स्ट क्या है? वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? RBI के गवर्नर, केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या आर्थिक सलाहकार? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अध्यक्ष हैं आपके फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। राजकोषीय घाटे में अगर ब्याज भुगतान को अंतर को घटा दें तो क्या होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ब्याज भुगतान वो राशि होती है या वो खर्च होता है जो पहले की सरकारों ने
ऋण लिए थे उसका ब्याज भुगतान। तो पहले की सरकारों के द्वारा जो ऋण लिया जाता है वो इसके अंतर्गत नहीं आए घाटे में, तो ऐसे घाटे को, वर्तमान घाटे को निकालने के लिए प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में थोक कीमत सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित होती है? ऑप्शन ए केंद्रीय आर्थिक अवसूचना, केंद्रीय आर्थिक अवसूचना। ऑप्शन बी आर्थिक सलाहकार कार्यालय। ऑप्शन सी केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण या IBI। तो थोक मूल्य सूचकांक यानी होल प्राइस इंडेक्स जारी किया जाता है आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाते का घटक नहीं है? ए विदेशी से ऋण प्राप्त करना, बी विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, सी विदेशी निवेश या डी सेवाओं में व्यापार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये निम्नलिखित में पूंजी खाते का घटक विदेशी व्यापार से ऋण पूंजी है, विदेशी मुद्रा भंडार पूंजी, विदेशी निवेश पूंजी, सेवाओं का व्यापार ये पूंजी नहीं है। ये आपका ऑप्शन डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा अवमूल्यन का प्रभाव है? ऑप्शन ए मुद्रा अवमूल्यन की अगर हम बारे में बात करें तो क्या होगा? आयात सस्ता हो जाना, उपभोग में विविधता, अधिक विदेशी आस्तियों और स्वामित्व की स्वतंत्रता, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा आपका कौन सा? ऑप्शन डी मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। ठीक है मित्रों, तो 50 क्वेश्चन किए अभी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, उसे देखें। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्रभावी विनिमय दरों के संदर्भ में सही है? सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक का संकेतक है। 2. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए REER मॉडल का उपयोग करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जो बातें की गई हैं, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक का संकेतक है, ये बात बिल्कुल सही है। और दूसरी भी बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सा एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी चाइना। तो APEC का प्रभावी सदस्य नहीं है, तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो इसका सदस्य कौन नहीं है? भारत नहीं है। APEC है क्या? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। ठीक है, कब की गई थी APEC की स्थापना? 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्या कह रहा है 53, इसे समझते हैं। निर्धनता आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। क्या करिए? निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। लकड़ावाला समिति, अलग समिति, तेंदुलकर समिति, रंगराजन समिति। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी समिति इसमें सही होगी? अलग, लकड़ावाला, तेंदुलकर या रंगराजन? तो मित्रों यहाँ पर जो समिति कब बनी उनके बारे में है। तो मित्रों अलग समिति जो है वो 1979 में बनी थी। लकड़ावाला समिति के बारे में बात करें तो 1993 में, तेंदुलकर की बात करें तो 2009 में, रंगराजन की बात करें तो 2012 में। ठीक है, कब बनी हैं ये क्रम हो गया इनका। और अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि ये जो समितियाँ बन रही हैं ये किस क्रम में या इनका क्या है, तो अलग जो समिति बनी है इसका गठन योजना आयोग द्वारा किया गया था, जो पोषण संबंधी विवेचना की। लकड़ावाला ने
उपभोग व्यय के संबंध में विवेचना की, और तेंदुलकर ने क्रय क्षमता के अनुसार विवेचना की, और तेंदुलकर ने सेंटर फॉर मॉनिटरिंग के लिए विवेचना की। तो यदि हम बात करें तो 2, 1, 3 और कौन सा है, 4 है। 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो यदि हम इसका क्रम देखें तो मित्रों ये क्रम इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्या कह रहा है 54, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा उपभोक्ता सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सीपीआई डेटा का उपभोग करती है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, इस पे बताना है। तो मित्रों ये जो दोनों बातें हैं ये बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। प्रौद्योगिकी विकास प्राधिकरण को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए आईआईटी बीएचयू, आईआईटी कानपुर, आईआईटी प्रयागराज, या आपका अगला है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश की आईआईटी कानपुर की सहायता की है। तो इसी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल के से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पूनम खेत्रपाल सिंह को, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। ऑप्शन बी केंजमी किया कार्बेट को, सी डॉक्टर शुभा गस्ती को, और डी कमल कुंभार को। तो ये जो सम्मानित किया है ये किया है डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को, जो WHO की दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईसीआईसीआई बैंक या बैंक ऑफ इंडिया। तो नारी शक्ति बचत खाता जो किया गया है वो किया गया है बैंक ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित की है। आईआईटी इंदौर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो जल से आर्सेनिक हटाने के लिए अमृत की प्रौद्योगिकी जो विकसित की है वो आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित की गई है। किसके द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में होटल और रिसोर्ट्स के लिए नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है। होटल रिसोर्ट के नई स्टार, ऑप्शन ए बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने होटल और रेस्टोरेंट के लिए नई वर्गीकरण प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। दिसंबर 2023 में स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। प्रयागराज, बनारस, अम्बेडकर नगर या देवरिया। तो ये स्वागत किया गया है स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन बनारस में। किसमें, बनारस में 18 दिसंबर 2023 को चौबेपुर उमराह में स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की रैंकिंग, ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी है चतुर्थी, ऑप्शन सी है पंचम या ऑप्शन डी है षष्ठी। तो यहाँ पर कौन सी होगी, तो यहाँ पर होगी भारत की छठी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। क्या है 62, उसे समझते हैं। निम्नलिखित में से किसी वर्ष 2023 के लिए शांति निशस्त्रीकरण के विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया है। डेनियल बॉरेन बोइम को, अली अबू अब्बाद को, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को या योही यसा कावा को। तो यहाँ पर बताना है किसे ये अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन ए हैं 3 और 4, ऑप्शन बी है 1 और 2 और ऑप्शन सी है 3 और 4। तो डेनियल बॉरेन बोइम और अली अबू अब्बाद को ये पुरस्कार दिया गया है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से किसी ब्रेंडन हॉल समूह ग्रुप के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑप्शन बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑप्शन डी राष्ट्रीय आपात विद्युत निगम। तो किसे दिया गया है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को, एनटीपीसी को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसे छठे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सुदीप सेन, शोभना कुमार, सुकृता पाल कुमार या राजकमल झा। तो ये दिया गया है सुकृता पाल कुमार को। क्या किसे दिया गया है? सुकृता पाल कुमार को। उनके जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी के पत्रकार सह लेखक को ये 5वें संस्करण के विजेता के तौर पर देखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। क्या कह रहा है 65? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने पाट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उपभोक्ता मामले के खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, बी रक्षा मंत्रालय, सी जल शक्ति मंत्रालय या डी वस्त्र मंत्रालय। तो ये जो किस मंत्रालय ने पाट मित्रों योजना शुरू की है? तो वो है आपकी वस्त्र मंत्रालय द्वारा पाट मित्रों मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो 6 भाषाओं में है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। क्या कह रहा है 66? इसे समझते हैं। जंतु कोशिका के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्रियां कहा जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, रिक्तिकाएं अंतः कोशिकीय दबाव बनाए रखती हैं। ये दोनों बातें मित्रों क्या हैं? बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन थैलोफाइटा से संबंधित नहीं है? स्पायरोगायरा, चरा, यूलोथ्रिक्स और मॉस। तो ये जो हैं वो किससे संबंधित नहीं है मित्रों? ये जो हैं वो संबंधित नहीं हैं, वो हैं आपका मॉस। क्या है? मॉस से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। पौधों में जटिल स्थायी ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फोलोयम जड़ों से तनों की पत्तियों का संचालन करते हैं, बिल्कुल गलत। जाइलम पौधों के भागों की आंतरिक शक्ति प्रदान करते हैं। जाइलम भोजन की पत्तियों से जड़ों को तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर यदि हम गलत कथन को बताएंगे तो ये उल्टा दिया गया है। यहाँ पर जाइलम होगा और यहाँ पर फ्लोएम होगा, यानी ये दोनों हमारे गलत हैं और ये ऑप्शन ए डी में है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन एपिनेफ्रिन, साइटोकिनिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन पादप हार्मोन के बारे में यदि हम बात करें तो निम्नलिखित में से आपका साइटोकिनिन जो है वो पादप हार्मोन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव आमाशय द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, स्रावित होता है। तो ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या लैक्टिक एसिड। तो आमाशय द्वारा क्या होता है? एसिडिटी बनती है, तो वो क्या है? सल्फ्यूरिक हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्या कह रहा है 71? उसे समझते हैं। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों के रक्त को हृदय तक ले जाती हैं। 2 कोशिकाएं धमनियां और सिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं। इनमें से उपयोग करके सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर जो ये बातें कही गई हैं मित्रों, ये दोनों बातों में धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती हैं, बिल्कुल गलत है। धमनियां जो हैं वो रक्त से हृदय को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं, ये बात गलत है। कोशिकीय धमनियां और सिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। आरबीसी को, प्लाज्मा को, प्लेट्स को, श्वेत रक्त कोशिकाओं को। तो ये कहा जाता है किसको? तो थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है प्लेटलेट्स को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्र का हिस्सा है? रीढ़ की हड्डी, न्यूरॉन, स्नैप्स, उपयुक्त सभी। तो तंत्र की जो हिस्सा है वो कौन है हमारा? तो ये तंत्र की रीढ़ की हड्डी, स्नैप्स और न्यूरॉन ये सभी हैं, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मानव आँख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए कार्निया पर, ऑप्शन बी
ऑप्शन बी रेटिना पर, ऑप्शन सी रक्तक पर और ऑप्शन डी आपका सिलियरी बॉडी पर। तो ये बनता है आपका रेटिना पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। वृक्क की कार्यात्मक इकाई मूत्रवाहिनी, नेफ्रॉन, मूत्राशय, मूत्रमार्ग क्या है? कार्यात्मक इकाई तो वृक्क यानी किडनी की जो मात्रात्मक इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन, और इसीलिए किडनी के डॉक्टर नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत आता है किडनी का अध्ययन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76? सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें और सूचियों को नीचे दिए गए उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश। तो सबसे पहले बात करते हैं गुलाम वंश की। तो ये चला था 1206 से 1290 तक, ठीक है। नेक्स्ट आया था उसके बाद आपका खिलजी वंश। तो खिलजी वंश आया था आपका 1290 से 1320 तक, ठीक है। फिर आया था तुगलक वंश 1320 से 1414 तक, और फिर आया था आपका लोधी वंश 1451 से 1526। बीच में खिज्र वंश और था, सैयद वंश और था, जो कि इसमें नहीं है। तो ऑप्शन में अगर हम बात करें तो सबसे पहले होगा 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 2। 4 1 2 3। ऑप्शन देखते हैं 4 1 2 3, 4 1 3 2, 4 1। क्या किया मैंने? कुछ गलत कर दिया। रुको 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 4 1 3 2। लोधी वंश जो है वो 1451 से 1526 सही है। तुगलक वंश जो है 1320 से, यानी 4 1 3 2। देखो जरा 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्या कह रहा है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जालंधर का युद्ध है, किली का युद्ध है, अमरोहा की लड़ाई है और आपकी रावी का युद्ध है। इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। यदि हम यहाँ पर देखें कब कौन सी लड़ाई हुई है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालंधर में 1298 में आक्रमण किया था। कब? 1298 में। किली में अगर हम बात करें तो 1299 में, ठीक है। और अपने किली के बाद अमरोहा की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अमरोहा जो है इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने कब हमला किया था? ठीक है, 1305 में, और रावी 1306। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। लोधी वंश का अंतिम शासक सिकंदर, बहलोल, खिज्र या इब्राहिम लोधी। जैसे कि आप लोग जानते हैं लोधी वंश के बाद मुगल वंश आया था, और पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? इब्राहिम लोधी को, यानी ऑप्शन डी हमारा इसका भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। चौसा का युद्ध लड़ा गया। चौसे के युद्ध के बारे में यदि हम बात करें तो चौसा का युद्ध हुमायूं और अकबर के बीच, हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था, और ये युद्ध 1539, 40, 26 और 27। तो ये हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में। अब बाकी के युद्धों की बात कर लें तो ये कन्नौज का युद्ध है, ठीक है। इसकी बात करें तो 1526 ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, और इसकी बात करें तो ये खानवा का युद्ध है, ठीक है। ये दोनों युद्ध हुमायूं ने नहीं बाबर ने लड़े थे, जबकि ये हुमायूं वर्सेस शेरशाह था और ये हुमायूं वर्सेस शेरशाह था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्या कह रहा है 80? इसे समझते हैं। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित शासकों पर विचार करें और उन्हें काल क्रमिक के अनुसार व्यवस्थित करें। हरिहर प्रथम, बुक्का प्रथम, देवराय प्रथम, ठीक है, और कृष्णदेव राय। तो हरिहर प्रथम के कार्यकाल को अगर हम देखें तो 1336 से 1356 हैं। बुक्का प्रथम का कार्यकाल देखें तो 1356 से 1377 हैं। देवराय प्रथम का कार्यकाल देखें तो 1406 से 1422 तक हैं, और कृष्णदेव राय देखें तो 1422 से 1446 तक हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्रम भी जाए तो यही हो जाएगा 1 2 3 4। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। किस पर चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 81 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन 81? इसे समझते हैं। अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की नियुक्ति का उल्लेख कहाँ पर है? शिलालेख 3 में, शिलालेख 4 में, शिलालेख 5 में, शिलालेख 6 में। तो अशोक द्वारा धम्म महापात्रों की जो नियुक्ति के बारे में बताया गया है वो उसने अपने किस अभिलेख में बताया है? वो उसने अपने 5वें अभिलेख में इसका उल्लेख किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी था? हरिसेन के बारे में अगर हम बात करें तो ये समुद्रगुप्त का दरबारी था और इसने एक प्रशस्ति पत्र लिखा जिसे हम जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति पत्र के नाम से। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं? प्रयाग प्रशस्ति पत्र के नाम से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 और देखते हैं क्या है इसमें। नीचे दिए गए कथन और उनके अभिकथन को बताइए। चंदावर की लड़ाई गंगा घाटी में तुर्की के शासन के नींव रखी। ओके। चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गौरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। तो चंदावर के संबंध में ये जो बातें की गई हैं वो कौन सी हैं? तो इस पर ज़रा विचार करते हैं। तो चंदावर की लड़ाई जो है वो गौरी और जयचंद के बीच 1194 में हुई थी। बात बिल्कुल सही है। मोहम्मद गौरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा तो कन्नौज की ओर तो बढ़ा ही था। ठीक है, तो ये दोनों जो बातें हैं वो बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। मैसूर के, ट्रिवनकोर के, हैदराबाद के या बनारस के? तो राजा रवि वर्मा के बारे में बात करें तो ये प्रमुख चित्रकार हैं कहाँ के? ट्रिवनकोर के। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा संडन शब्द का संबंधित है? संडन शब्द के बारे में यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए नृत्य, ऑप्शन बी चित्रकारी, कठपुतली या मिट्टी के बर्तन। तो मित्रों ये जो है वो किससे संबंधित हैं? तो पहली शताब्दी में संदगा या चित्रकला को 6 अंगों में विकसित किया गया था, तो इसी को संडंग कहा जाता है। नेक्स्ट है एलिफेंटा की गुफाएं किससे हैं? बौद्ध स्थल हैं, वेबसाइट हैं, वैष्णव स्थल हैं। तो बौद्ध भगवान बुद्ध और भगवान शंकर से मिले हुए हैं, यानी ए और बी दोनों सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या कह रहा है 87? 1937 में प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में आयोजित के तहत किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुमत मिला। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात बिल्कुल सही होगी? भारत सरकार अधिनियम 35 के प्रावधानों को आयोजित किया गया था, ये बात क्या है? बिल्कुल सही है, यानी क्वेश्चन नंबर बात बिल्कुल सही है। और भारतीय राष्ट्रीय बंगाल, असम पश्चिम सीमा बहुमत मिला। बंगाल यहाँ पर उसे बहुमत नहीं मिला था, जबकि उत्तर पश्चिम प्रांत में भी नहीं मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही है, क्योंकि इस जगह मुस्लिम लीग जीती थी। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संगठन का संस्थापक सही सुमेलित है? हिंद एसोसिएशन, सोहन सिंह भाकना, इंडिया हाउस, श्याम कृष्ण वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय सेना, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय सेना, प्रेरिस इंडिया सोसाइटी, मैडम भीकाजी कामा। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसने की थी? वो की थी आपके जापान में सुभाष चंद्र बोस ने नहीं, बल्कि मोहन सिंह द्वारा। किसके द्वारा? मोहन सिंह द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन सी हमारा गलत है, वही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? गौरी शंकर मिश्रा थे, राजकुमार शुक्ल, मदन मोहन माली, इंद्र नारायण द्विवेदी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें राजकुमार शुक्ल अवध किसान सभा से संबंधित थे, इससे संबंधित नहीं थे, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 90? भारतीय स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नागपुर, पूना, इलाहाबाद, प्रयागराज। तो यहाँ पर बात करें तो भारत स्त्री महामंडल समिति की बैठक इलाहाबाद में
शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्या कह रहा है 91? इसे समझते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं। इलाहाबाद में अध्यक्षता कौन की, बनारस में किसने की, कानपुर में किसने की? तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसने कहाँ पर की थी, तो मित्रों इलाहाबाद में 1888 में प्रयागराज, ठीक है, WC बनर्जी। बनारस में तो बात करते हैं कानपुर में सरोजनी नायडू। बनारस में बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में हुई थी। लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त ने, तो इलाहाबाद में सर विलियम बेम्बर्डन। तो विलियम बेम्बर्डन जो थे, ये बैठक 1910 में थी। लखनऊ 1916 में थी। 1899 में, सॉरी 1899 में। बनारस 1905, मेरठ 1925, ठीक है, कानपुर। तो क्या हुआ ये कि 3, 2, 1 और 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। फारजी विद्रोह कब हुआ था? पंजाब में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में? तो फारजी विद्रोह के बारे में यदि हम बात करें तो ये हुआ था पंजाब में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया था? बाल शास्त्री, जंबेकर, ज्योतिबा फूले, ईश्वरचंद विद्यासागर, मधुसूदन राय? तो ये किया गया था बाल शास्त्री जंबेकर के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई 1865, 84 और 78। तो ये हुई थी 1884 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सखाराम गणेश देउस्कर, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र? तो ये लिखी गई थी मित्रों सखाराम गणेश देउस्कर के द्वारा। शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, शौकत अली, अब्दुल गफ्फार खान? तो ये जो की गई थी ये शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आगा खान के द्वारा किया गया था 1906 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। मद्रास की संधि का संबंध किससे है? मद्रास प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध? तो मद्रास की संधि के बारे में बात करें तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में मद्रास की संधि हुई थी, तृतीय में श्रीरंगपट्टनम की हुई थी, हैं, ठीक है, और द्वितीय में मंगलौर की हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया? बी राघवचारी, KT तेलंग, दादा भाई नेहरू जी, वॉरेन हेस्टिंग्स? तो ये किया था इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नेहरू जी ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्या है? निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की जिसमें गर्मपंथियों को पुनः शामिल किया गया? मोतीलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार, लाला लाजपत राय या चित्तरंजन दास? तो ये किया गया था अंबिका चरण मजूमदार, लखनऊ समझौते के तौर पर जिसे हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? लखनऊ समझौते के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ की प्रावधान था? 100 यानी ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909, 35 और 47। तो अखिल भारतीय महासंघ की बात की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2001 पर। क्या है? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पीछे का दृश्य देखने के लिए बड़ी का छोटा दिखाई जाए, पूरी सड़क दिखे, तो ऑप्शन कौन सा होगा? छोटा प्रतिबिंब दिखे, अवतल, समतल, उत्तल और गोलीय, तो वो कौन सा होगा? उत्तल दर्पण, क्योंकि हमें कई चीज़ों को एक साथ देखना होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित द्रव्यात्मकों विचार कीजिए। खनिज, नमक, रूबी, नीलम, हीरा। नीचे दिए गए उपयोग का प्रयोग बताइए। अपवर्तनांक बढ़ते क्रम में बताइए। तो यहाँ पर यदि हम अपवर्तनांक बढ़ते क्रम की बात करेंगे तो सबसे कम खनिज नमक का, उसके बाद रूबी का, फिर नीलम का, फिर हीरे का, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। क्या कह रहा है? नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को पक्षामापी मांसपेशियों के समायोजित किया जा सकता है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षावी पेशियों की संकुचन या स्थिरता के साथ बदलती है। नीचे
नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, तो ये दोनों कथन क्या हैं, बिल्कुल सही होंगे, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तारों के टिमटिमाने का कारण है? रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, अपवर्तन या डिस्पर्सन, यानी परावर्तन, विवर्तन, अपवर्तन या डिस्पर्सन। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो टिमटिमाना जो है वो अपवर्तन का कारण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। लिटमस विलयन का वास्तविक रंग लाल, नीला, हरा, बैंगनी होता है। तो लाल लिटमस का जो वास्तविक रंग होता है वो बैंगनी होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कैल्शियम कार्बोनेट के प्रकार हैं? चूना, खड़िया, संगमरमर, बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से प्रकार हैं, तो ऑप्शन ए क्या है आपका, चूना पत्थर और बेकिंग सोडा कैल्शियम कार्बोनेट के प्रकार हैं, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? और आपके संगमरमर, खड़िया ये हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107। कौन सा पद किसी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता की माप को दर्शाता है? पुषांश, पीएच, ओएच। तो पीएच जो होगा वो हाइड्रोजन की मात्रा को दर्शाता है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और बताना है किसमें कौन सा अम्ल होता है। तो जैसे सिरका की अगर हम बात करें तो सिरका में क्या होता है? सिरका में मित्रों एसिटिक अम्ल होता है। क्या होता है? एसिटिक अम्ल। टमाटर में अगर हम बात करें, नेटल के डंक में अगर हम बात करें ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर में मेथोइक और खट्टे में लैक्टिक अम्ल होगा, खट्टा दूध। यानी 1 3 2 4 1 3 2 4 1 2 3 4 1 3 2 4। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, सॉरी थोड़ा गलत हो गया है इधर का उधर। सिरके में एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल ठीक है। नेटल के डंक में मेथोनोइक, खट्टा दूध मेथनोइक, और नेटल के डंक में भी मेथनोइक अम्ल। और 4 लैक्टिक अम्ल होगा दुधते दूध में। लैक्टिक अम्ल कहाँ है? ठीक है, तो 1 2 3 4 यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही होगा। दंत क्षय रोकने के निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ महत्वपूर्ण है? कैल्शियम हाइड्रोपायरॉक्सी, मैग्नीशियम क्लोराइड, बेंजीन या सोडियम क्लोराइड। तो दंत क्षय को रोकने के लिए कैल्शियम हाइड्रोएप्टाइट सही है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनाती है? एनोडीकरण, विद्युत लेपन या इसदा लेपन या परत। तो ये जो बनाती है वो है आपका एनोडीकरण। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को पहले मधुपुरा के नाम से जाना जाता था? बनारस, आगरा, मथुरा, कानपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो पहला स्थल जो जाना जाता था वो किस नाम से जाना जाता था? वो है आपका मधुपुरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। फारसी पुस्तक बहरेज ख्वार के लेखक थे? याह्या बिन सरहिंदी, अहमद यादगार, मीर मोहम्मद मासूम, शेख बेजुद्दीन अशरफ लखनौरी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? शेख बेजुद्दीन अशरफ लखनौरी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। निम्नलिखित में से किस शहर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 आयोजित किया गया? भोपाल, नोएडा, बनारस, तिरुवनंतपुरम। तो ये किया गया था 5वां वैश्विक आयुर्वेद सम्मेलन तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश में 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियनशिप 2023 जीती? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो ये जो जीती है वो जीती है किसने? पंजाब ने हरियाणा को हराकर जीती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड अधिनियम 1974 के तहत कार्यरत एक वैधानिक संस्था है। ओके, ये बात ठीक है। वित्त मंत्रालय और राजस्व विभाग के अंतर्गत संचालित होती है। तो ये तो सही है, जबकि ये 1974 नहीं 1963 के अंतर्गत है। पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। लीडरशिप ग्रुप ऑफ
फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन LED IT 2.0 किस देश के बीच सहकार्य है? तो ये किस देश के बीच सहकार्य है? तो ये है स्वीडन के बीच। नेक्स्ट चलते हैं, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 18 का ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम GCP की घोषणा की? USA, चीन, UAE या भारत? तो ये जो शुरुआत की गई है ये की गई है COP28 में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की भारत के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118। क्या है 118? सहयोग और सूचना आदान प्रदान में दिसंबर 23 में RBI किसके साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? ऑप्शन ए बैंक यूरोपीय सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ अफ्रीका, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ अमेरिका। तो ये किया गया है बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ, BOE। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें कब शुरू होने वाली हैं? 5वें वर्ष की अवधि के लागू होंगी 1 अप्रैल 25 से, 26 से, 27 से, 28 से। तो ये लागू होंगी 1 अप्रैल 2025 से 1 अप्रैल 2026 से 1 अप्रैल 2026 से होंगी। ठीक है, यहाँ पर जरा ध्यान देना मित्रों, कहीं गलत ना कर दें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। निम्नलिखित में से किस संस्था मंत्रालय ने एम्पलीफाई 2.0 को लॉन्च किया? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नीति आयोग। तो ये किसके द्वारा किया गया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121। हाल ही में निम्नलिखित में किस संस्था ने नारकोंडम द्वीप के निकट तेल और गैस की खोज की? तो नारकोंडम द्वीप के निकट हाल ही में IIT बम्बई, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और IIT मद्रास, तो ये खोज की है IIT कानपुर के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में किस राज्य ने मिशन इन्वेस्टिगेशन 75 डेज शुरू किया? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। तो ये किया है किसने? बिहार ने। रिलायंस जियो ने किसके सहयोग से भारत में GPT लॉन्च किया है? IIT पटना, IIT भिलाई, IIT मंडी, IIT मुंबई। तो रिलायंस जियो ने IIT मुंबई की सहायता से GPT लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में भारत की पहली पनडुब्बी अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू की है? आंध्र प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। अभय हस्तम कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? तेलंगाना, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है तेलंगाना अभय हस्तम कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत 6 की गारंटी महालक्ष्मी, ऋतुवर्षा, गृहज्योति, इलू और युवा चेउठवा। नेक्स्ट है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 का विषय क्या है? कार्य कौशल गतिशीलता, भविष्य AI प्रभाव, कार्य में भविष्य में पुनर्निर्माण का पुनर्संरचना, कोविड के बाद भारत की प्रतिभा की मांग, कम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया, इंडिया 75 फोर्जिंग अहेड। तो यहाँ पर कार्य कौशल गतिशीलता भविष्य में, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को यूनेस्को का प्रिक्स वॉर्सेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, GMR अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। निम्नलिखित में किसके द्वारा मेड टेक मित्र ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय बिल्कुल सही है, मेड टेक मित्र। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 129। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर से पहली अमृत भारत ट्रेन योजना को हरी झंडी दी? सहारनपुर, नोएडा, झांसी, अयोध्या। तो ये कब कहाँ से दी गई है? तो ये प्रधानमंत्री ने दिसंबर 23 में अयोध्या से दी थी। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया? आगरा, गोरखपुर, बनारस, सहारनपुर। तो ये किया गया है कहाँ से? आगरा से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। क्या कह रहा है 131 उसे समझते हैं।
उत्तर प्रदेश वन्य जीव संरक्षण संबंधित निम्नलिखित में से पहलों को विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कछुआ पुनर्स्थापना योजना, प्रोजेक्ट एलिफेंट, लुप्तप्राय प्रजाति, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजनाएं, इनका प्रयोग बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो सबसे पहले बात आएगी लुप्तप्राय प्रजाति प्रजनन केंद्र, ये बनाया गया था 1984 में। कछुआ पुनर्स्थापन बताया गया था 1986 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र ये आया था आपका 2013 में। तो कब कौन सा बना, तो सबसे पहले 3, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। उत्तर प्रदेश को में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। भारतीय पशु, ऑप्शन ए बनारस, लखनऊ, प्रयागराज, बरेली। तो ये है आपका बरेली में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12133। निम्नलिखित कथनों में से कौन उत्तर प्रदेश के संबंध में सत्य नहीं है। मिर्जापुर विंध्यवासिनी मंदिर के लिए प्रसिद्ध, सही है। रुस्तम खान 1625 में मुरादाबाद की स्थापना की, ये भी सही है। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय बहराइच है। देवीपाटन मंडल का मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये मुख्यालय बहराइच नहीं, गोंडा है। कहाँ पर है, गोंडा है, यानी ऑप्शन यही हमारा गलत है और यही हमारा क्या होगा, सही होगा। देवीपाटन मंडल, उसका मुख्यालय गोंडा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। मध्यकाल निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश के मध्ययुगीन वास्तुशिल्प संदर्भ में सही है। आगरा किला 83 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में चिन्हित किया गया, बात बिल्कुल सही है। महताब बाग का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। मेहताब बाग, मूनलाइट गार्डन, आगरा में एक चारबाग के अंतर्गत है और इसका निर्माण शाहजहां ने नहीं, बाबर द्वारा कराया गया था। तो ये गलत, पहला सही, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित गायकों में कौन सा फतेहपुर सीकरी से संबंधित है। क्या है, केसरी बाई, सैयद खान, मानीर खातून बेगम, गुलाम रसूल खान। तो ये जो गायक हैं इनमें से कौन से फतेहपुर घराने से संबंधित हैं, तो वो हैं आपके सैयद खान और गुलाम रसूल खान। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। केसरी बाई के बारे में बात करें तो ये जो हैं केसरी बाई, ये इलाहाबाद घराने से संबंधित हैं और मुनीर खातून बेगम भी इलाहाबाद घराने से संबंधित हैं। तो ये जो दोनों हैं ये इलाहाबाद घराने से संबंधित हैं मित्रों, यानी प्रयागराज से। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी। 25 में, 40 में, 50 में या 76 में। तो ये स्थापना हुई थी हिंदी संस्थान की 1976 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। निम्नलिखित में कौन से यश भारती पुरस्कार के संबंध में 94 में की गई केवल साहित्य और साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, बिल्कुल सही है। और केवल ये साहित्य और साहित्य के लिए नहीं, ये सामाजिक कार्य, चिकित्सा, फिल्म और सब के लिए दिया जाता है, ये बात गलत, पहला सही, बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 138। 1998 में उत्तर प्रदेश वानिकी योजना किसकी सहायता से शुरू की गई। विश्व बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो ये जो की गई थी इसकी स्थापना भारतीय वानिकी योजना विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। क्या कह रहा है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर। तो यहाँ पर यदि हम कछुआ वन्यजीव के बारे में बात करें तो ये वाराणसी में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर में है, ठीक है। किशनपुर यहाँ की बात करें तो ये लखीमपुर में है। सोहानगढ़ी की बात करें तो ये आपका महाराजगंज में है, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन में 2, 1, 4 और 3, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन देखते हैं। 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीम कोडेड यूरिया नीम कोडेड नाइट्रीकरण प्रतिरोधी के रूप में कार्य करती है। सभी घरेलू उत्पादकों के लिए अनिवार्य है कि वे किसी भी प्रकार की यूरिया के उत्पादन यूरिया के रूप में करें।
तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बातें सही हैं, तो ये दोनों बातें क्या हैं, बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR की स्थापना की गई थी, तो 1920, 23, 25 और 29, तो इसकी स्थापना 1929 में बिहार के पूसा में की गई थी। बाद में इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के घटक हैं, जीवामृत, बीजामृत, आच्छादन या वापसा। तो नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही बताइए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये सारी की बातें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की शीत धाराएं हैं? ऑप्शन ए कैलिफोर्निया, ओशियानो, कुरोशियो या पेरिवियन धारा। तो प्रशांत महासागर की शीत धाराएं कुरोशियो की धारा है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना राज्य सही सुमेलित नहीं है? डुआंग नागालैंड, ठीक है, टिहरी उत्तराखंड, कामेंग अरुणाचल प्रदेश और कोटेश्वर मिजोरम। तो यदि हम कोटेश्वर के बारे में बात करें तो ये जो है वो आपकी उत्तराखंड में ही है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और कामेंग जो है वो आपकी अरुणाचल प्रदेश। बाकी ये जो हैं वो सही सुमेलित हैं, तो कौन सा नहीं है? डी, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145। क्या है? निम्नलिखित में कौन पर्वतीय दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश को सही सुमेलित नहीं है? बताना है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, बनियाल जम्मू कश्मीर सही है, नाथुला प्रदेश में नहीं। ये कहाँ पर है? ये मित्रों सिक्किम में है, ठीक है, यही गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 146। साइमन कमीशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यह 1927 में 1919 कामकाज की समीक्षा के लिए किया गया था। ये बात बिल्कुल क्या है? निहायत ही सही बात है। नेक्स्ट, इसने द्वैध शासन को समाप्त करने की अनुशंसा की, ये भी सही, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 147। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बताइए। तो क्या है पहली घटना है अहमदाबाद कॉटन मिल। तो ये हुआ था फरवरी 1918। कब हुआ था? फरवरी 1918। खेड़ा सत्याग्रह ये हुआ था मार्च 1918। कब हुआ था? मार्च 1918। बारदौली सत्याग्रह ये हुआ था 1928 और चंपारण सत्याग्रह 1917। तो यहाँ जरा देखिए 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 148। हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह चित्रात्मक वर्णमालीय दोनों चिन्ह शामिल थे। तो ये जो अगर हम बात करते हैं हड़प्पा संस्कृति, ये आपकी कैसी थी? ये आपकी चित्रात्मक तो थी, लेकिन उसमें किसी प्रकार के वर्ण के बारे में जानकारी नहीं मिलती है, तो ये गलत है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं, ये बात बिल्कुल सही है, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या है? ऋग्वैदिक प्रशासन में अक्षावाप कौन सा होता है? ऋग्वैदिक प्रशासन में अक्षावाप के बारे में बात करें तो ये कर संग्रह, सारथी या संदेश वाहक, तो मित्रों ये लेखाकार होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 150। क्या है 150? उसे समझते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं महाजनपद राजधानी। तो यहाँ पर बात करते हैं 16 महाजनपदों की राजधानी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है, अंग की राजधानी चंपा, ये भी सीख है, सूरसेन की राजधानी और शक्तिमती इसकी, यानी 1 2 4 3 1 2 4 3, यानी ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो मित्रों आज हम लोगों ने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 और मॉडल टेस्ट संख्या 9 सॉल्व की। इसके साथ ही अन्य पेपर भी हमारे यहाँ सॉल्व किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही आपने ये देखा हड़प्पा से जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था वो मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। तो आप ये मान के चलिए जो इतिहास का हम लोग आपको सेगमेंट लेकर आ रहे हैं उससे कोई भी क्वेश्चन आपके कोई भी कंपटीशन हो, यूपी PCS हो, MP हो, UPSC हो, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप केवल और केवल हमारे वीडियो को ध्यान से सुनिए और उसके फैक्ट्स नोट डाउन करते रहिए। आपको पूरा समय दिया जाता है नोट डाउन करने के लिए, और कुछ फैक्ट मैं बोलता भी हूँ लिखने के साथ साथ, तो आप उससे जुड़े रहिए, देखते रहिए, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आपके
लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे ज्वाइन करिए और वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए और आपके प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।